नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लग्जरी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपको यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ था, मेरा हुआ था 28 नवंबर को। इसके पेपर के बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे कैसे जो हुआ था पेपर का लेवल कैसा था और पेपर कैसा हुआ था। मैं सबसे पहले इस पार्ट में बताऊंगा आपको जनरल हिंदी के बारे में। उसके मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैथ और रीजनिंग ऐसे करके चार वीडियो लाऊंगा, चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आने वाली भर्ती में यूपीएसआई की कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप जो है अच्छा नंबर पा सकें। तो दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है। ठीक है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है और मैंने यहाँ पे लगा रखा है सांस्कृतिक। ठीक है, यही आपका विशेषण शब्द होगा। ठीक है, आपको तो पता होगा सबसे पहले विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप विशेषण का पूरा याद कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको लगातार बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको याद करना है, क्या क्या याद करने का पॉइंट होता है, क्या कैसे कैसे याद करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा था, तो इसका आंसर होगा छेकानुप्रास। ठीक है दोस्तों, तो छेकानुप्रास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसका प्रकार है। ठीक है, तो ये होता है आपका अनुप्रास अलंकार का प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार को आपको पता होना चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं। तो आप क्वेश्चन को जैसे आप अनुप्रास पढ़ेंगे तो अनुप्रास का पूरा प्रकार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, वैसे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है अगला क्वेश्चन कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक जो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो यह गाय अधिक दूध देती है। ठीक है, तो अधिक जो विशेषण बता रहा है किसकी बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही लगा रखा है। वैसे यहाँ पे देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कृत्यवाच्य और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। वैसे ही आपके देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यानी राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा आप ना मारिएगा क्योंकि सब कुछ बच्चे मतलब जानते होंगे कि राष्ट्र की भाषा है हिंदी, लेकिन राष्ट्र की भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, वैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है। ठीक है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को चतुर्वेदी जी की रचना है। और इसी रचना के लिए इनको 1955 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, तो आपको सब ये भी पता होना चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी इसकी। तो वो हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में सबसे पहले साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी और 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका होगा पाथेय। ठीक है, पाथेय जो होता है वो खाद्य सामग्री जो मतलब खाने के लिए वस्तु दी जाती है रास्ते में, उसको हम पाथेय कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये मिला था उनको 1959 में। ठीक है दोस्तों, तो आप साहित्य अकादमी पुरस्कार भी याद कर लीजिएगा। जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी लोगों को मिला है सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए फंसता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पेड़ की पत्ता गिरी, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि गलत है। फिर यहाँ से देखिए पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये सही है दोस्तों। मतलब ये तो बिल्कुल ईजी है, आप नहीं पढ़े होंगे तभी आप मार लेंगे, इतना तो मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन अतिरंजित, अतिरंजित, अतिरंजनी और रंजित। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको धैर्य से पढ़ना होगा क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों अतिरंजित ही है। ठीक है, कुछ बच्चे अतिरंजित ये वाला मार्क आ जाएंगे, लेकिन इसमें आंसर जो होगा ये होगा अतिरंजित छोटी ई का मंत्रा वाला होगा। ठीक है, जो बच्चे मतलब पढ़े तो होंगे लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको मार देंगे, मंत्रा का ख्याल ना रखते हुए इसको मार देंगे, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा जबकि आंसर ये आपका सही होने वाला है। ठीक है, वैसे अगला देखिए अगला 11वां क्वेश्चन है
कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, विपिन, राघव, सोम, दादुर। ये भी इजी क्वेश्चन था आपका, सोम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ठीक है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो ये होगा प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। इसका आंसर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे तुक्का मार दिया था, तभी तुक्का गलत हो गया। तो इसका होगा अक्षरात्मक। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर तो मुझे पता था, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण उतना मतलब याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसके कारण मैंने सदैव मार दिया था, जिसका ये आंसर गलत हो गया। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा यदाकदा। ठीक है, यानी बहुधा का जो विलोम होगा वो होगा यदाकदा। ठीक है, आप अच्छे से याद करके जाइएगा, पहले से आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे विश्वास है कि आप भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी की एग्जाम को। तो अगला देखिए क्वेश्चन ये देखा है कि इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, आप सबसे पहले जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आप यदि आपको पता भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है म प ज भ। जब तालव्य व्यंजन की बात करें तो तालव्य का आपका पता होगा कि कोई भी वर्ग होता है, सिर्फ एक ही वर्ग में मतलब तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, यानी कि आपको जो चौथा का वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है। तालव्य से तो और भी होता है, जैसे री भी होता है तालव्य व्यंजन का, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ग जो दे रखा है 5, इसमें देखिए म अलग वर्ग का है, ज अलग वर्ग का है। ठीक है, ऐसे ही तो ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे द, ट, ड, ढ, यहाँ पे ट अलग वर्ग है, द अलग वर्ग है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यदि किसी को ना पता हो, यदि पता है तो डायरेक्ट आंसर मार ही लेगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन की छटाई भी कर सकता है। ठीक है, वैसे ये देखिए तथा तथा, ये तो दंत से होता है। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा च, छ, ज, झ। ठीक है, वैसे ही दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, वैसे अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंबर, मुकुंद, हेरम्ब या श्रीकंठ। तो इसका होगा श्रीकंठ। आपको तो पता ही होगा, श्रीकंठ जो है शिव जी को ही कहा जाता है, शंकर जी को ही कहा जाता है, इसलिए आप, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप मतलब जानकारी होगा तो आप मार सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। भौरा, मेघ, जेठ, ठेस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मेघ जो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ होता है जो संस्कृत से लिए गए हों। ठीक है, जो संस्कृत जैसे प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है, वैसे ही शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भौरा जो है तद्भव शब्द है, भौरा जो है तद्भव शब्द है, और इसका होता है भ्रमर होता है। ठीक है, इसका भ्रमर तत्सम शब्द होता है। वैसे ही जेठ का ज्येष्ठ होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है तत्सम शब्द होता है, यानी कि तत्सम शब्द इसका ज्येष्ठ होता है। ठीक है, वैसे ही ठेस जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, उन्नयन, 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 ये चारों उन्नयन ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए न 2 बार दे रखा है, आधा ना आधा ना। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला है उन्नयन। ठीक है, ये सब तीनों ऑप्शन गलत है। वैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर पे क्वेश्चन जो है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, कुमारी सूत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कानीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानीन। यदि आप मतलब पढ़े हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना भी हार्ड लेवल का नहीं था यूपीएससी का एग्जाम, इजी लेवल में, मॉडरेट कह सकते हैं इसे। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसे आसानी से कर सकता है। मैंने भी मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 1 महीने ही पढ़ा था हिंदी को, जिसमें मैंने 34 क्वेश्चन सही किए हैं। हिंदी के 34 क्वेश्चन हमने सही किए हैं, जिसमें आपको मैंने आदित्य प्रकाशन पढ़ा था, आदित्य प्रकाशन और लुसेंट को पूरा खत्म कर दिया था 1 महीने के अंदर। मैंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाई करके आदित्य प्रकाशन और लुसेंट को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे 34 नंबर आए थे। लगभग मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी किए हैं जो आते हुए भी गलत हो गए हैं। ठीक है, लगभग 35-36 मैं कर सकता था, लेकिन 34 ही सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक है, समुदायवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग जो मतलब पढ़े हैं लेकिन उनको यदि भूल जा रहे होंगे तो निश्चित संख्यावाचक भी मार सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 50 दे रखा है ना, 50 यदि ओ के मंत्र लग गया तो ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि 50 लोग का मतलब कि 50 से अधिक भी हो सकते हैं, 50 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि सिर्फ दिया होता कि सभा में 50 लोग थे तब तो आपका निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन 50 की वजह से ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक का। ठीक है दोस्तों, वैसे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, निरंतर, जगदीश, महिष या दिग्गज। ठीक है, तो ये होगा आपका निरंतर जो होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये निरंतर जो होता है इसका विसर्ग संधि होगा, क्योंकि नि धन अंतर बराबर होता है निरंतर। ठीक है, नि धन अंतर बराबर होता है निरंतर। वैसे जगत धन ईश बराबर होता है जगदीश। ठीक है, वैसे जगदीश यानी जगत धन ईश होता है जगदीश, और ये होता है आपका
व्यंजन संधि होता है, ठीक है। जैसे महाधन इस बराबर महिष होता है और ये होता है आपका दीर्घ संधि होता है। वैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज होता है, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। वैसे यहाँ पर निरंतर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगला क्वेश्चन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्याप्त होगा, इसका विलोम शब्द जो होता है अव्याप्त होता है, ठीक है। व्याप्त का अव्याप्त होता है। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप भी मार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर पर क्वेश्चन है कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, लेकिन मैंने 5 मार दिया था क्योंकि मैं कन्फ्यूजन में था। क्योंकि दोस्तों मुझे 4 पता था, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में इसकी वजह से हो गया। आप भी शायद कन्फ्यूजन में कुछ बच्चे होंगे, लेकिन आप कन्फ्यूजन में मत होइएगा, क्योंकि इस शब्द के सिर्फ 4 ही भेद होते हैं, जो होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। और मैंने शंकर को भी ले लिया था, जिसकी वजह से मैंने 5 मार दिया था, ठीक है। मुझे पता था 4 ही होते हैं, लेकिन बाद में मैंने ये पढ़ लिया था कहीं पे कि शंकर भी जो होता है शब्द का भेद होता है, लेकिन वो शब्द सिर्फ शब्द होता है, लेकिन इसका भेद नहीं होता, ठीक है। इसको भेद में नहीं रखा गया है, इसलिए शंकर के जो होता है शब्द के सिर्फ 4 ही भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, हास्य या उत्साह? तो इसका आंसर होगा शोक होगा, ठीक है। क्योंकि रति जो होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। हास्य जो होता है वो हास रस का होता है। वैसे उत्साह जो होता है वीर रस का होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव होता है। वैसे शोक जो है आपका करुण रस का आंसर होगा, ठीक है। यही आंसर होगा। वैसे अगला क्वेश्चन है कि निहार किसकी रचना है? ये मुझे नहीं पता था, मैंने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रेमचंद मान दिया था, लेकिन प्रेमचंद इसका आंसर गलत हो गया है, ठीक है। वैसे इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा, ठीक है। जो निहार जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। वैसे अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ बिनु कारण के कार्य होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका होगा विभावना अलंकार, ठीक है। इसका होता है विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं, ठीक है। आप अलंकार को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अलंकार के 2 क्वेश्चन लगभग यूपीएसआई में आए थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है कि मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, सकर्मक क्रिया, प्रणर्थक, अकर्मक या द्विकर्मक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सकर्मक क्रिया होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तथा क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे प्रणर्थक क्रिया होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराता है, उसे हम प्रणर्थक करते हैं। कर्ता जो इसमें कार्य नहीं करता तो किसी दूसरे व्यक्ति से कराता है, ठीक है। उसे प्रणर्थक क्रिया करते हैं। अकर्मक क्रिया में जो होता है वो होता है आपका जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे ही अकर्मक क्रिया होता है, यही आपका यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक क्रिया जो होता है वो होता है जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, ठीक है। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखने में मैं थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप तो मतलब समझ लेंगे, सुन लेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। लिखने का मैं कष्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक शब्द जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो होगा बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी कहते हैं, ठीक है। निस्वार्थी कहते हैं बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को, ठीक है। हितैषी, सहायक, पुराण नहीं कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा निस्वार्थी। क्वेश्चन है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, अमृत राय और सुमित्रानंद पंत। तो जो दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। और ये किस सन में दिया गया था? ये दिया गया था 1959 में, ठीक है। ऐसे करके आप साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। वैसे अगला तीसरा क्वेश्चन है कि उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो एक उन्मीलन होता है, एक होता है उन्मूलन होता है, ठीक है। एक उन्मूलन होता है, एक उन्मीलन होता है। आप इसे थोड़ा तो कन्फ्यूजन में ना हो रहिएगा। उन्मीलन का होता है निमीलन, ठीक है। इसका विलोम होता है निमीलन। और उन्मूलन का होता है रोपड़, ठीक है। उन्मूलन का होता है रोपड़, उसमें ऊ का मंत्रा होता है, इसमें ई का मंत्रा होता है, ठीक है। ऐसे करके आप कन्फ्यूजन में ना रहिए। आप कन्फ्यूजन के लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? आग्नेय, अधिकारी, अंतर या आंतरिक, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? मैंने इसका गलत मार दिया है, बहुज्ञ मार दिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्पज्ञ, ठीक है। वो होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो है सर्वज्ञ का विलोम शब्द है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 33 से 35 तक देखिए। ये यहाँ पे दे रखा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों को जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसे आप अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दे रखा है, देखिए अनुच्छेद से इसका कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम, जमीन, खुद, मजबूत और शून्य।
देखिए यहाँ पे जमीन खुद और मजबूत जो है तत्सम शब्द नहीं है, यहाँ पे शून्य जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, शून्य तत्सम शब्द है। वैसे ही इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये से 34 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे देखें लोगों, पीढ़ी, पशुओं, सदस्यों, इसमें सब प्रत्यय लगा हुआ है तीनों में, और पीढ़ी में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है, इसलिए पीढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 35 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शब्द विदेशी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे खंड, पेड़ और तालाब जो है विदेशी शब्द नहीं है, और ये खुद जो है विदेशी शब्द है, ठीक है, खुद जो है विदेशी शब्द है। वैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग मार देंगे जो है पालतू होना, ऐसे तरीके 3 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से जो नहीं पढ़ा होगा तो इसमें से कोई दूसरा मार देगा, जिसको पता होगा वो मारेगा अधिक प्रिय होना, ठीक है। नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, अधिक प्रिय होना। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। विदेश, संयोग, सुरेश और अत्यधिक, ठीक है, इनमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें वी लगा हुआ है, इसमें सम लगा हुआ है और इसमें अति लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही इसमें सुरेश में जो है कोई सा भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए सुरेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, ठीक है। उज्ज्वल, वत्सल, मनोरथ, उल्लंघन, ठीक है, ये तीनों शब्द जो है शुद्ध हैं, और उज्ज्वल जो है ये गलत है, ठीक है, ये करेक्ट जो है नहीं है, इसका होगा वो आधा ज फिर आधा ज वल, ठीक है, ये होगा उज्ज्वल का करेक्ट वर्तनी होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। वैसे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अज्ञेय, ठीक है, वो होगा अज्ञेय। इनको भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इनका डेट तो याद नहीं है, लेकिन इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसी पुस्तक के लिए मिला था, रचना के लिए मिला था, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 40 नंबर का क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका जो होगा रूपक अलंकार होगा। मेरा मतलब कन्फ्यूजन था, थोड़ा अलंकार में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसकी वजह से थोड़ा अलंकार मैंने कम पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। वैसे होगा रूपक अलंकार होगा, ठीक है, मैंने उपमा मार दिया था, ये गलत होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रूपक होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों ये वीडियो जो है इसी पे बस आधारित थी कि जनरल हिंदी का मैंने 40 क्वेश्चन आपको बताना था कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे लेवल के जो है क्वेश्चन आए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, हमें विश्वास है कि आप जो है जो अगला यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है उसे आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी का कौन से बुक पढ़ना है, आपको ज़्यादा हिंदी के आपके बुक के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो आदित्य प्रकाशन आप अच्छा जो नया वर्जन है उसका पढ़ लीजिएगा, और लुसेंट खरीद लीजिएगा। इसके लिए मतलब ये तो दोनों पर्याप्त हैं, लगभग हमारे अंदाज से दोनों पर्याप्त हैं। यदि दोनों को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है करीब 34-35 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 34-35 से मतलब अच्छे से पढ़ने के बावजूद आप 34-35 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मैं फिर कल एक वीडियो नया अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का पार्ट होगा, ठीक है। ऐसे 3 वीडियो मैं डालूंगा 40-40 क्वेश्चन के, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी डाल दूंगा तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं सभी को अलग अलग पार्ट में डालूंगा, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।